लेकिन बात यह कि पेच फंसा हुआ कहां पर है। चर्चाएं हो चुकी है, अब हमारा नेता बनना तय है और शीघ्र ही हरियाणा प्रदेश को जो है विपक्ष का नेता मिलेगा। अब किस डेट की बात कर रहे हैं आप? अब कब किस डेट तक मिल जाएगा? अभी जल्द ही मैं समझता हूँ, हमारा ये अप्रैल का महीना है, 15 मई तक बन जानी चाहिए। लोग तारीख पर तारीख नहीं, पर तारीख इस बार तारीख नहीं, इस बार डिसीजन होगा। डिसीजन होगा, बिल्कुल भरोसा कर ले जनता। बिल्कुल, जनता पूरा को गुजरात की तरह बीजेपी ने कन्वर्ट कर दिया। अब जिस प्रकार से लंबे समय तक ये गुजरात में शासन कर रहे हैं, ये हरियाणा में भी इसी प्रकार से शासन करेगा। आप क्या मानते हैं? नहीं भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अशोक तंवर जी? बहन कुमारी सैलजा का भी यही क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से अलका उकलाना से आती है। इस अध्यक्ष को लेकर कुछ नाम चल रहे हैं। चौधरी बरजिंदर सिंह का भी नाम चल रहा है, दीपेंद्र हुडा का भी नाम चल रहा है, अशोक तंवर जी का भी नाम चल रहा है, नरेश सेलवाल जी का भी नाम चल रहा है, वरुण मुलाना का भी नाम चल रहा है। इस चर्चा को आप क्या मानते हैं? ना लालच की राजनीति करता। मैं मुझे 2014 में, 19 में और अब 24 में भी दूसरी बड़ी पार्टियों का ऑफर आता रहा, लेकिन मैंने कभी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की। दो महानुभाव की रखी है, महात्मा गांधी जी रखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी रखे हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं जी। और एक नेता और रहे कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तीनों नेताओं को बीजेपी ने बड़े सलीके से चुरा लिया आप लोगों से। हुड्डा साहब का नाम रिकमेंड करके ही भेजा है। हमारे सभी विधायकों ने लगभग हुड्डा साहब का नाम लिया कि हुड्डा साहब ही जो है हरियाणा के लोगों की असली लड़ाई लड़ सकते हैं। पिछली बार वाली चर्चा भी अगर याद हो, हमने दर्शकों को भी कहा था, आपने एक वादा किया था कि दिल्ली चुनाव के बाद आपको विपक्ष का नेता मिल जाएगा, और मैंने कहा था कि नरेश जी कह रहे हैं तो जनता भरोसा कर ले। लेकिन दिल्ली चुनाव गुजरे हुए काफी अरसा हो गया जनाब आली, पर विपक्ष का नेता नहीं मिला। अभी जल्दी हमारा जो बीच में जो है मेयर का चुनाव आ गया था, और इसके बाद फिर हमारा जो है अधिवेशन आ गया था गुजरात अहमदाबाद में, और अधिवेशन के अंदर भी पूरे देश के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, हमारे सीनियर नेताओं से, उनसे चर्चा करके विस्तृत तौर पे वे किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाए जी, वो सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब हमारा नेता बनना तय है और शीघ्र ही हरियाणा प्रदेश को जो है विपक्ष का नेता मिलेगा। अब किस डेट की बात कर रहे हैं आप? अब कब किस डेट तक? अभी जल्द ही मैं समझता हूँ, हमारा ये अप्रैल का महीना है, 15 मई तक बन जानी चाहिए, बात बन जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। या फिर वो तो नहीं होगा वो फिल्म में डायलॉग का तारीख पर तारीख नहीं, इस बार तारीख नहीं, इस बार डिसीजन होगा। डिसीजन होगा, बिल्कुल भरोसा कर ले जनता। बिल्कुल, जनता पूरा विश्वास करे कांग्रेस पार्टी पे जी। लेकिन बात यह कि पेच फंसा हुआ कहां पर है? थोड़ा सा एक हम आपसे स्पष्ट जवाब चाहेंगे कि आखिर पेच फंसा हुआ क्या है। लीडर कांग्रेस पार्टी के जनता को भी मालूम है, इवन विपक्षी पार्टियों को भी मालूम है, तो कांग्रेस हाईकमान को तो मालूम होगा कि फिलहाल सबसे मजबूत नेता है हुड्डा जी, परंतु पेच कहां पर फंसा? वो मजबूत है तो बना दीजिए। बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। मैंने कहा भाई, हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो है ना जातीय समीकरण पे जो ये चुनाव जीता है, ये धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे, जातियों के अंदर पार्टीशन करके, डिवाइड करके, तो जो फूट डालो और राज करने की नीति अपना के, तो बीजेपी जो है तीसरी बार सत्ता में आई है। और मैं समझता हूं कि उसी के ऊपर हमारा मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से जो बीजेपी ने जातीय ध्रुवीकरण किया, फूट डालने का, हम इसको किस तरह से रोक पाए। तो उस लिहाज से आप बनाओ जी, मतलब आप बीजेपी के समीकरण देखकर अपना लीडर को पोजीशन बनाओ। बिल्कुल। तो इसमें एक नाम चल रहा है रघुवीर सिंह काद्यान का, तो आप इस चर्चा को कहां तक सही मानते हैं? जो एक नाम चल रहा है, चर्चा चल रही है। नाम तो देखिए, जब पार्टी में मंथन होता है तो हर नेता पे मंथन होता है, चाहे कोई भी हो जी, तो पार्टी का मंथन करना तो पार्टी का फर्ज है, और मंथन करे। और मैं समझता हूँ कि भाई जो असली लड़ाई लड़ सकते हैं हम हरियाणा के अंदर, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। कुछ सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर है कि अगर एससी को बनाना पड़ जाए, एससी कम्युनिटी में से, तो नरेश सेलवाल जी को भी कमान दी जा सकती है। इस चीज को आप कैसे? देखिए, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो मैं तो समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे जो है विपक्ष के नेता बने। तो क्या लगता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भी चर्चाएं चल रही हैं और उसमें भी कई सारे नाम हैं, उसमें क्या लगता है कि कौन ऐसा लीडर हो सकता है जो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के साथ लड़ाई लड़ सके और दोबारा से राज की वापसी हो सके कांग्रेस की हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस के अंदर हर नेता सक्षम है, और मैंने बार बार वही बात कर रहा हूँ, मंथन चल रहा है, लंबा चल गया शायद, लंबा, अब मंथन पूरा हो चुका है, और शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि वैसे तो चौधरी उदयभान जी है, बढ़िया काम करे, उनके नेतृत्व में पार्टी ने ग्रोथ किया है और बढ़िया ग्रोथ किया है, ऐसी बात नहीं। 37 विधायक हमारे जीत के आए, कहीं ना कहीं
आपने भी देखा ईवीएम का खेल हुआ, कहीं धांधलियां हुई, जो है वीवीपैट से मैच नहीं करवाए गए। चौधरी बृजेंद्र सिंह की एक मशीन की 3 बार काउंटिंग हुई, तीनों बार अलग डिजिट जो है आंकड़ा आया। तो इस तरह की धांधलियां भी हुई है, उसके कारण से हम सत्ता में आने से चूक गए। प्रदेश 2 महानुभाव की रखी है, महात्मा गांधी जी रखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी रखे हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं जी। और एक नेता और रहे कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तीनों नेताओं को बीजेपी ने बड़े सलीके से चुरा लिया आप लोगों से। इस अध्यक्ष को लेकर कुछ नाम चल रहे हैं, चौधरी बरजिंदर सिंह का भी नाम चल रहा है, दीपेंद्र हुडा का भी नाम चल रहा है, अशोक तंवर जी का भी नाम चल रहा है, नरेश सेलवाल जी का भी नाम चल रहा है, वरुण मुलाना का भी नाम चल रहा है। इस चर्चा को आप क्या मानते हैं? ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे मंथन करती है कि किस प्रकार से हमें सभी लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को किस प्रकार से लेकर आना है। लोगों को ये बताना कि भाई कांग्रेस पार्टी ही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमने बैकवर्ड का कल्याण किया। बैकवर्ड को जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो बैकवर्ड का जो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन था उसको भी हमने बढ़ाने का काम किया था। 11% मिलता था, उसको 16% करने का बैकवर्ड का काम किया था। और एससी के लोगों की सुविधाएं जैसे 100 वर्ग गज के प्लाट, मकान देना, गरीब कन्याओं की शादी में सगुन की योजना, बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। तो इस प्रकार से भी गरीब लोगों का उत्थान कैसे हो सके, उसके लिए मनरेगा लेके आए। भाई गरीब आदमी को 100 दिन का रोजगार मिले। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन थी हमारे प्रधानमंत्री, और आज गरीब आदमी उससे अपना गुजारा बसर कर रहा, अपना घर परिवार चला रहा। परंतु बीजेपी ने तो उसका भी मजाक उड़ा। मोदी जी ने तो कांग्रेस की स्मारक कहा था मनरेगा को। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस चाहती है कि भाई निचले तबके से लेके हमारा, चाहे गरीब है चाहे हमारा किसान है, किसानों के लिए देखो 70,000 करोड़ का तो कर्जा माफ किया था। ठीक है। आज बीजेपी ने किसका कर्जा माफ किया है? पूंजीपति अपने मोदी जी ने अपने मित्रों का सारा देश का पैसा ले लेके गुजरात लॉबी के लोग जो है विदेशों में भाग गए, देश का खजाना खाली कर दिया, देश के ऊपर मतलब इतना कर्जा चढ़ा दिया कि पूछो मत आप। आज उस विषय पे भी आएंगे नरेश जी। एक बार हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, क्या नरेश जी को अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो नरेश जी उस जिम्मेदारी को संभालेंगे? देखिए, वो पार्टी का मैं समझता हूँ हमारे हाईकमान का मामला है, और अकेला नरेश ही नहीं, हमारी पार्टी में, कांग्रेस में चाहे किसी भी नेता को जिम्मेवारी दे, वो इस काम को संभालने में सक्षम है। जी, आपने जातियों का जिक्र किया, आपने मनरेगा का जिक्र किया, आपने ध्रुवीकरण का जिक्र किया, तो आप क्या यह मानते हैं कि बीजेपी पार्टी जो एससी और डीएससी समाज में इन्होंने एक डिवीजन किया, उसमें सफल हुए और उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण करके और फूट डाल कर वोट लेने का काम किया, परंतु मैं कहता डीएससी करने से उन गरीब लोगों को क्या मिला? डिवाइड तो कर दिए। क्या सरकार ने उनके लिए स्पेशल कोई वैकेंसी निकाली? उनका जो बैकलॉग खाली पड़ा, क्या वो फिलअप कर दिया सरकार ने? अगर सरकार उनको कुछ देना चाहती है तो उनका जो बैकलॉग खाली पड़ा सबसे पहले तो उसको फिलअप करे और उन गरीब लोगों को नौकरी दे, ताकि वो डिप्लॉयड तो इन्होंने बना दिया उसको, क्या उसको आप बेनिफिट देकर बराबर लेके आ रहे हो? उनको उत्थान, उनको ऊपर उठाने का काम कर रहे हो? क्या केवल एक कागजों के अंदर डिवाइड करके वोट लेना, क्या यही मतलब गरीब लोगों का उत्थान है? आप ये मानते हैं कि खाली बीजेपी ने वोट बैंक हासिल कर लिया? बिल्कुल, दिया कुछ नहीं, दिया कुछ भी नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से एक बड़ा मामला हरियाणा का जो बीपीएल का है, जब चुनाव नजदीक था 2024 का, तो 2-4 महीने पहले इन्होंने लाखों बीपीएल कार्ड बना दिए। ठीक है, उनका वोट लिया। और उसी प्रकार से आयुष का मामला है, आयुष जो योजना है इनकी, उसके अंदर आयुष कार्ड बना दिए। लेकिन जैसे ही मतलब चुनाव खत्म हुआ तो बीपीएल कार्ड काटने शुरू कर दिए, लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है और आयुष कार्ड से किसी का इलाज नहीं हो रहा। केवल वोट का फायदा उठाने के लिए, वोट लेने वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक के लिए इन्होंने इस प्रकार की योजना लेके आए। आज मतलब उनको कहीं ना इलाज मिल रहा, उनके लोगों के बीपीएल काटे जा रहे हैं। तो बनाए क्यों थे? क्या वोट लेने के लिए बीपीएल बनाए थे? एक सवाल और है, काफी सारी जनता की तरफ से बातें आती, जनता में लोग अक्सर इस प्रकार की बातें करते हैं कि फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी कमजोर हो गई है और हाईकमान का जो फैसले में देरी है यह भी एक मुख्य कारण है। तो
कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब हरियाणा को गुजरात की तरह बीजेपी ने कन्वर्ट कर दिया। अब जिस प्रकार से लंबे समय तक ये गुजरात में शासन कर रहे हैं, ये हरियाणा में भी इसी प्रकार से शासन करेगा। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो निश्चित तौर पे आप देखिए, राहुल गांधी जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष केंद्र के अंदर बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ, बीजेपी का सरकारी तंत्र, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है। और पूरे देश की आवाज, जितने भी मतलब बीजेपी ने घोटाले किए, राहुल गांधी जी पहले ही बता देते हैं, पहले ही उनका सबका खुलासा कर देते हैं। तो बड़ी मजबूती के साथ राहुल गांधी जी देश के अंदर पार्टी को उठाएंगे। और मैं समझता हूं जब भी अगला चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। 302 से केंद्र के अंदर 240 ही लोकसभा की सीटें आई है। ये तो अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की दो बैसाखियां अगर मोदी जी की दोनों मतलब कंधों के नीचे ना हो तो मोदी जी की सरकार तो धड़ाम है। अगर वो बैसाखी एक भी हटाते हैं तो सरकार गिर जाती है। वो ठीक है नरेश जी, देखिए 240 तो आई ना उनकी, तीसरी बार 240 तो आई है, और आप कहां पर हो? देखिए ये भी तो तुलना कीजिए ना। ऐसा ना, हमारा जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सभी दलों को साथ लेके लड़ती है, और अलायंस के अंदर दूसरी पार्टियों का भी हमारा सिस्टम होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा सीटें कई बार दूसरी पार्टियों को देनी पड़ जाती है, और वहां पे हमारा आंकड़ा मतलब बढ़ नहीं पाता भाई, दूसरी पार्टियों का ये तो कमजोरी होगी आपके लिए अलायंस। हमारी कमजोरी नहीं होती, हमारा मकसद है कि लोकतंत्र के अंदर सबको साथ लेके चले। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुदलीय प्रणाली बनाई थी, उसका एक ही मकसद था कि कोई भी एक पार्टी, अगर दो दलीय प्रणाली भी बना सकते थे दूसरे देशों की तरह, दूसरे देशों में दो दलीय प्रणाली तो वो जिसकी सत्ता आती है वो तानाशाह हो जाता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से आती दूसरी उसकी सरकार गिरा नहीं सकते। बहुदलीय प्रणाली का मतलब ये है, अगर कोई शासक तानाशाही हो तो जिस दल का उसके साथ समर्थन हो वो अपना समर्थन वापिस ले और उस सरकार को गिरा दे, आपने वो तानाशाही ना हो। आपने बाबा साहब की बात की जी, तो एक पर्सन मुझे भी याद आ गया जी। अब यहाँ पर हम देखिए, ये नेता पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के है, और पूरे राष्ट्र का ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के नियमों को, उनकी आज बच्चा बच्चा पालना करता है, और ये सबके आदर्श है। और बीजेपी केवल वोट बैंक के लिए महात्मा गांधी जी का नाम लेते, लेकिन पूजा नथुराम गोडसे की करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वोट लेते, लेकिन संसद के अंदर गृह मंत्री जी खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। अच्छा, बीजेपी के शासन में जगह जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां खंडित की जा रही, बीजेपी मानसिकता के लोगों द्वारा। जी जी। तो मैं समझता हूं कि ये केवल वोट बैंक के लिए चुराते हैं। हमारे नेताओं का एक बार वोट के अंदर जब चुनाव आता, फोटो लगाते हैं और उनका जो है उनके नाम पे वोट लेने का काम करके जनता को बाद में पीछे पे लात मारने का काम। तो फिर आप यह चीज जनता को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है, वो मोदी जी के और बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। अभी देखिए, बीजेपी का खुद का ही मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और कितना मतलब इनका घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल। और बीजेपी में भी बड़ी तकड़ी बगावत है। तो ये मैं समझता हूँ इनका जो है पाप का गड्ढा भर चुका है, पर इनकी बगावत अभी फूटने वाला है। इनकी बगावत, जिस प्रकार से कांग्रेस की चीजें बाहर आ जाती है पब्लिक डोमेन में, इनकी चीजें उस प्रकार से बाहर नहीं आती नरेश जी। ये अंतर तो आप मानेंगे। देखिए, ये लोगों को दबाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक पार्टी है, जो जनता की आवाज होती है वो बाहर तक आती है। जो नेता चुन के जाता है वो कौन चुनती है? जनता चुनती है, और वो जनता की आवाज होता है। इसलिए वो खुले में मंच पे या मीडिया के अंदर कांग्रेस का नेता खुले में बोलने में मतलब आजाद है। बीजेपी का कोई भी नेता वो जनता से चुन के नहीं जाता, वो ईवीएम से या बीजेपी के नेताओं के आशीर्वाद से चुन के आता है। इसलिए वो जो ऊपर से आदेश आता है उसी की पालना करते हैं, न कि जनता की आवाज। डरते हैं, न कि जनता की आवाज उठाते हैं। डर है, डर हाईकमान का। बिल्कुल, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम प्रदेश पे आ जाते हैं। अब कल इन्होंने धन्ना भगत जी की जयंती मनाई है बीजेपी जी, लेकिन कहीं न कहीं धन्ना भगत जी आज नहीं, वो भी कबीर जी के समकालीन रहे हैं, रविदास जी के समकालीन रहे हैं। तो उस दौर में ही वो पैदा हुए थे और गुरु भाई थे वो कबीर जी के।
परंतु बहुत देर से याद किया गया है और बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, और किया तो फिर भी बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने तो याद ही नहीं किया। देखिए, मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ जी। बड़े महात्मा महापुरुष हुए हैं धरती के ऊपर, उनका बड़ा नाम है। और बीजेपी का एक एजेंडा जो है वो है किसी भी जाति का कोई भी महापुरुष है जो, जैसे मैंने अभी डिस्कस की महात्मा गांधी जी के नाम की, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम की, उसी तरह से ये जिस भी जाति का कोई गुरु है उसके नाम से, इसी प्रकार से जाट जाति को लुभाने के लिए, क्योंकि हरियाणा जो है वो जाट बाहुल है, तो ये चाहते हैं कि भी जाट वोट बैंक इनसे दूर है, उसको किस तरह से हम अपनी तरफ आकर्षित करें। तो इस प्रकार जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के नाम का मिसयूज किया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का मिसयूज किया, और जब मोदी जी राजस्थान जाते हैं तो गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम को लेके बड़ी बड़ी बातें की मोदी जी ने, परंतु जो उनका एक नेता था हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, तो उसको खत्म कर दिया, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया। वोट लेते हैं उनके गुरु के नाम से या उस प्रकार के क्षेत्रीय जो भी वहां पे धर्मगुरु है उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। आप ये कहते हैं कि राजनीति करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीति करते हैं, मतलब राजनीति करते हैं। तो उसमें बुराई क्या? पर ये राजनीति करने के लिए तो आए हुए हैं। धर्म गुरुओं के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे उसका राजनीतिकरण करके वोट लिया जाता है। ये तो ये कहते हैं कि हम राजनीति करने के लिए आए हैं, परंतु उस समाज के लोगों को राजनीति करिए आप, परंतु जिससे आप वोट लेते हैं कम से कम उन लोगों की सुध तो लीजिए। उनको क्या जरूरत है? आज किसान को किस चीज की जरूरत है? खाद, बिजली, पानी। आपने बिजली का जो है जोन बना के 16 घंटे कर दिया, किसानों को अब बिजाई का समय है, बिजली नहीं मिल रही। जो हरियाणा की बात करें, 4 थर्मल लगे थे हरियाणा में, चारों कांग्रेस के समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाए थे। इन्होंने 1 यूनिट भी 11 साल में नहीं बढ़ाई। अब कहते हैं कि ये हम लाइट दे रहे हैं, आप कहां दे रहे हो? तो कांग्रेस दे के गई थी। अभी तो इन्होंने किया वहां पर यमुनानगर में, अभी उद्घाटन वो किया ना, अभी तो उसकी नींव रखी है। कोई जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय 4 थर्मल पावर प्लांट लग के चल पड़े थे। आज पूरे हरियाणा को सरप्लस बिजली। देवीलाल परिवार की बात करें, विशेषकर अभय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला हुड्डा साहब को ये कहते हैं कि हुड्डा साहब तो बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं, वो तो बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो तो बीजेपी से मिले हुए हैं। और कुछ एक कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता, कर उस सवाल पर बाद में आएंगे, पहले हम अभय सिंह चौटाला पर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि तो मिले हुए हैं बीजेपी से, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। चौधरी देवीलाल जी का परिवार जी, चौधरी देवीलाल जी एक किसान नेता थे और उन्होंने किसान से लेकर गरीब आदमी तक के कल्याण के लिए काम किए। परंतु उसके बाद चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो, चाहे अभी दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद गरीब लोगों के लिए काम न करके उन लोगों ने अपने परिवार के लिए, केवल दुष्यंत जी के जब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने कहा कि दुष्यंत जी आप बीजेपी को समर्थन मत दो, लेकिन निजी स्वार्थ के अंदर आके उन्होंने मतलब अपना समर्थन वापस नहीं लिया, केवल धन के बल लालच में धन लूटने के लिए दोनों हाथों से लगे रहे। तो मैं समझता हूँ ये लोग अब सत्ता से दूर हो चुके हैं। और चौधरी अभय सिंह की अगर हम बात करें, चाहे दुष्यंत की बात करें, अब 2 पार्टियां हैं इनकी, चौधरी देवीलाल जी के परिवार की, दोनों पार्टियां बीजेपी की बी टीम का काम करती है। वो कहते हैं हुड्डा साहब बी टीम है। हुड्डा साहब तो बिल्कुल भी नहीं। हुड्डा साहब तो लड़ाई लड़ते, किसानों की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर की लड़ते हैं, व्यापारी की लड़ते हैं, सदन के अंदर लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं। तो बीजेपी कहाँ, ये इनेलो कहाँ लड़ती है? तो वो बी टीम कैसे हुए? वो बी टीम ऐसे हुए जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो बीजेपी, इनेलो का, जेजेपी का चाहे 1 वोट हो वो बीजेपी के समर्थन में जाता है। जब राज्यसभा के सांसद का चुनाव आता है, इनके पास चाहे 1 वोट हो चाहे 2 वोट हो जी, वो सब के सब जो है बीजेपी के समर्थन में जाते हैं। इसलिए ये बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, बीजेपी से काम लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो तब भी, चाहे कोई भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, चाहे विधानसभा में अभय सिंह जी के नाम का 1 वोट हो, वो बीजेपी के पक्ष में ही डलता है। अच्छा, तो इसलिए ये जो है बीजेपी की बी टीम है। देखा हो, चाहे अजय चौटाला हो चाहे अभय चौटाला हो, जब भी इनका अटैक होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। हाँ, मैं यही जानना चाहता, क्या कारण है कि विशेषकर ये हुड्डा साहब को अटैक करते हैं? ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा के अंदर लोकप्रियता की बात है, और ये चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इनका जो वोट बैंक होता था, वो वोट बैंक आज इनेलो से और जेजेपी से खिसक के सारा का सारा कांग्रेस पार्टी में हुड्डा जी के साथ है। और ये लोग चाहते कि हुड्डा जी को किसी तरह कमजोर किया जाए और ये वोट बैंक वापिस इनके पास है। लेकिन जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जनता ने भी समझ लिया कि ये लोग
जो है आपका वोट लेकर चाहे दुष्यंत हो चाहे अभय हो बीजेपी को समर्थन करते हैं। और वही कारनामा दुष्यंत ने 2019 में करके दिखाया। 10 सीटें आई, बीजेपी के खिलाफ जनता ने मतदान किया और 10 की 10 सीटों का समर्थन जाके जो है दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ किया। तो मैं समझता हूँ ये परिवार जो है ये हमेशा बीजेपी का सहयोगी रहा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा के मास्क लीडर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। हर बिरादरी 36 बिरादरी के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान चुके हैं। और जो है आज इनेलो ये चाहती है कि वो वोट वापिस इनको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी मेहनत मैं समझता हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी ने की हरियाणा की कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, बात बिल्कुल सही, और उतनी कोई कर ही नहीं सकता। और आज भी जो है दिन रात वो कांग्रेस की मजबूती के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी दिन रात घूमते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नरेश जी, आपने मेहनत की बात कही, हम भी मानते हैं और जनता भी मानती है। जितनी मेहनत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की और उनसे कहीं ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा ने की, और लगातार वे कर रहे थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। और आप 39% वोट ले गए और बीजेपी को भी आया 39.80, थोड़ी सी चूक रह गई। तो ये चूक कहां पर हो गई और जनता में थोड़ा इस बात को लेकर गुस्सा भी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ चूक कहां रही? चूक नहीं हुई, जनता ने भी वोट दिया, बराबर का वोट दिया। ठीक है, वही 39% कांग्रेस को मिला, वही 39% कुछ पॉइंट बीजेपी को मिला। ठीक है। और परसेंटेज का खेल आपको मैं बताता हूं, मेरे पास डिटेल भी पड़ी है, जो है आप देखेंगे जिस प्रकार से बूथ वाइज गिनती होती है, प्रत्येक राउंड की काउंटिंग हमारे पास आती है, हम वही होते काउंटिंग में, हमारे से साइन होते हैं उसके ऊपर, भाई इस राउंड में इतना वोट आया आपको, इतना इस पार्टी को, इतना इस पार्टी को, हर उस पे राउंड पे साइन होके जाता है। ठीक है। उसके बाद पोस्टल वोट की आती है, पोस्टल वोट के ऊपर हमारा साइन होके जाता है। अगर उस चीज को हम देखें जिस प्रकार से मेरे साइन हुए पोस्टल वोट के ऊपर, उसके ऊपर जब साइट के ऊपर वहां जब डिक्लेयर करते हैं ये लोग, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो गिनती नहीं बताते कि भाई इतने वोट से ये जीत गया, ठीक है, इतने वोट से फलाना हार गया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी नरेश सेलवाल जो है इतने वोट से 28,500 वोट से जीत गया, ये नहीं कहते। ठीक है। सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जो है नरेश सेलवाल जी कांग्रेस पार्टी को विनर डिक्लेयर किया जाता है। जी जी, वोट नहीं बताते। उसके बाद जब साइट पे वोट आता है, उसके अंदर हमारा जो टोटल वोट उससे घटा हुआ आता है। मेरा वोट, मेरी गिनती लगभग 28,500 वोटों से मेरी जीत हुई। पिछली बार भी आपने बताई थी मैंने। और जब साइट के ऊपर जो सुबह अखबार के अंदर आया तो मेरे 300 वोट कम डले हुए थे उसके अंदर। तो अगर 90 सीटों पे आप 300 400 वोट, हजार वोट कम डालोगे तो ये 0.80% क्या है। तो इस प्रकार की परसेंटेज तो ऐसे बढ़ाते हैं, वोट बैंक तो बराबर का है। जी। आपके पुराने साथी थे अशोक तंवर जी, पीछे वो चले गए थे, अनेक पार्टियों में रहकर आए हैं, दोबारा से फिर कांग्रेस में आ गए जी, और अभी वो पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अशोक तंवर जी? देखिए उनका स्वागत है, पार्टी में आए हैं, बढ़िया। जब हाईकमान ने उनको एक्सेप्ट किया है तो सोच समझ के किया है, बढ़िया बात है। तो क्या मानते हैं कि अशोक तंवर जी को अगर हरियाणा प्रदेश की कमान दी जाए, नाम भी चल रहा है उनका, तो आप क्या मानते हैं कि वो शायद दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं में शामिल हो जाएंगे और ये बड़ी उपलब्धि नहीं होगी उनके लिए? देखिए इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हाईकमान का डिसीजन है और वो तो हाईकमान का ये मानेंगे आप, मेहनती तो है। देखिए मेहनती हर नेता जो है कांग्रेस पार्टी का, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करता। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, अगर किसी भी नेता के ऊपर पार्टी विश्वास जताती है तो सब सक्षम है काम करने में। बहन कुमारी सैलजा का भी यही क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से हल्का उकलाना से आती है, और आपका भी संबंध हल्का उकलाना से है, मेरा संबंध भी इसी हल्के से है। अगर बहन जी को जिम्मेदारी दी जाती है तो नरेश जी फिर कैसे अप्रिशिएट करेंगे? देखिए मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, मैंने पार्टी के लिए काम करना है, मैं पहले भी करता हूँ। पीछे भी बहन कुमारी सैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी और उस टाइम भी मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो मेरा तो फर्ज है पार्टी के लिए काम करना और वो रेगुलर मैं करता रहा। और पुराना रिश्ता भी रहा है आपका? देखिए बिल्कुल, वो तो होता ही है, सबका ही होता है। मैं पहले भी मैंने काम किया, पहला चुनाव लड़ा था उसमें वो आपके सपोर्ट में भी थे। मेरा परिवार जो है वो जन्मजात कांग्रेसी है, बीच में मेरे साथ धोखा हुआ या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैंने एक चुनाव निर्दलीय जरूर लड़ा, लेकिन मैंने कभी दूसरी पार्टियों का मुंह नहीं किया। और इस बार भी आपको बड़ी पार्टी से ऑफर थी टिकट? जी, राष्ट्रीय पार्टी से ऑफर थी। मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल, मैं कभी निजी स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, मैं ना लालच की राजनीति करता। मुझे 2014 में, 19 में और अब 24 में भी दूसरी बड़ी पार्टियों का ऑफर आता रहा, लेकिन मैंने कभी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की। दूसरी पार्टियों से मेरी विचारधारा जो है ना बीजेपी से, ना इनेलो से, ना किसी और पार्टी से मैच करती, क्योंकि वो पार्टियां जो है दलित विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी व्यापारी विरोधी है।
और खास करके बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी है, बिल्कुल। गांधीवादी विचारों की विरोधी है। जी मैं जो है वो गांधीवादी विचारों का और बाबा साहब अंबेडकर वादी आदमी हूं और मैं इनके विचारों को लेकर जनता के बीच जाता हूं और जनता की आवाज उठाता हूं, न कि निजी स्वार्थ के लिए। ठीक। मैं राजनीति करता हूं, मैं राजनीति करता हूं जन सेवा के लिए। साथियों, नरेश सेलवाल जी से हमने सारी बातें की, हल्के को लेकर भी, प्रदेश को लेकर भी और राष्ट्र को लेकर भी। सारे के सारे तीखे सवाल भी हमने इनसे पूछे और नरेश जी ने भी चुन चुन कर एक एक सवाल का जवाब दिया। इनके जवाबों से आप कहां तक सहमत हैं और आपका कोई और सवाल भी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने भी समय दिया। राम राम।